हेलो माय लवली फैमिली, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और इसीलिए हम सभी टीचर्स मिल के आपको पूरे में से पूरे आउट ऑफ मार्क्स दिलाने के लिए अपनी पूरी जी जान झोंक दे रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को बनाने के लिए, इन मैराथन्स को करने के लिए, लाइव सेशंस लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, हमको टाइम्स भी निकालना होता है। आप देखते हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, पसंद भी करते हैं, और आपका ये छोटा सा सब्सक्राइब या जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमारे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ इसको करते रहिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और यही एक मोटिवेशन होता है इस चीज़ के पीछे कि हम नई नई चीज़ों के वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, नहीं तो आपको किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज कैरी करने वाला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आपको आगे भी, अगर आप बीकॉम, बीबीए या किसी भी फील्ड में जाएंगे, इवन एमबीए तक भी आपको ये जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। इफ इकोनॉमिक्स इज देयर, दिस चैप्टर विल बी देयर। सो आपको मैं ये गारंटी और प्रॉमिस देता हूं कि अगर आपने ये चैप्टर मुझसे पढ़ लिया और आपने इसको अच्छी तरीके से, शांति से, बिना किसी भगाए, बिना किसी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किए देखा, तो ये गारंटी है कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। एंड यस, आई विल आल्सो ट्राई टू टच ईच एंड एवरी माइन्यूट कॉन्सेप्ट दैट आर यूजुअली आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, विदाउट मिसिंग एनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन, जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड नाउ लेट्स सी द ओवरऑल रिव्यू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो स्टूडेंट, आज जो हम सबसे पहली चीज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिमांड। फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं, जो फोर्स करती हैं किसी भी डिमांड को कम या ज्यादा करने के लिए। फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड स्टूडेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अजम्पशंस, एक्सेप्शंस, गिवन गुड्स, वेबलान गुड्स, पैराडॉक्स वैल्यू, हर चीज देखेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स, ओके, इंफीरियर क्वालिटी गुड्स, हर चीज पढ़ेंगे। एंड देन वी विल सी एट द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डी का मतलब होता है डिमांड कर्व होता है स्टूडेंट। मूवमेंट और शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे टेंशन में रहते हैं, उनको चीजें समझ में नहीं आती, कंफ्यूज रहते हैं। तो एक एक टॉपिक को टच करेंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज डिमांड। तो डिमांड का मतलब क्या होता है? मेयर अ विश। क्या अगर आपने किसी चीज की इच्छा जता दी कि काश मेरे पास BMW होती, काश मेरे पास ये पर्टिकुलर कार होती, काश मेरे पास ये बंगला होता, तो क्या ये एक डिमांड हो गई आपकी तरफ से? नो स्टूडेंट्स, इन इकोनॉमिक्स मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड इन विश एंड द डिमांड। सो डिमांड का मतलब होता है इट इज विश प्लस एबिलिटी टू पे फॉर इट। ओके, इसके लिए एबिलिटी टू पे होनी चाहिए, यानी आपके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए कि आप उसके लिए पे कर दें। प्लस द नेक्स्ट थिंग इज विलिंगनेस टू पे। ओके, सो विलिंगनेस टू पे। तो किसी भी चीज को डिमांड बोलने के लिए दीज थ्री फैक्टर्स शुड बी देयर। एक तो आपकी इच्छा होनी चाहिए, ओके, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए उस चीज को पेमेंट करने के लिए। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं यहां बैठे बैठे सपना देख लूं कि यार मैं सोच रहा हूं ना कि मैं पूरा का पूरा यूएसए खरीद लूं। इज इट अ डिमांड? नो, इट इज नॉट अ डिमांड, बिकॉज आई हैव द विश बट आई डू नॉट हैव द एबिलिटी टू पे। आई एम नॉट विलिंग टू पे फॉर इट। सो स्टूडेंट, एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए, यानी यू शुड हैव दैट मनी, और विलिंगनेस टू पे भी होनी चाहिए। आपको वो चीज खरीदने की, वो सामान को खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, आपकी विश भी है, आपकी एबिलिटी भी है और आपकी विलिंगनेस भी है, तभी आप इस चीज को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? डिमांड बोलेंगे। सो डिमांड इज व्हाट? इट इज अ विश विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। आई होप स्टूडेंट आपको डिमांड का मतलब समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट, एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि डिमांड हमेशा दो चीजों के रेफरेंस में होती है। डिमांड आपकी हमेशा होती है प्राइस के रेफरेंस में, और एक चीज होती है हमेशा टाइम के रेफरेंस में। यानी अगर मैं सपोज कीजिए कि अम्ब्रेला खरीदना चाहता हूं, तो अब मैं वो अम्ब्रेला कितने प्राइस पे खरीदना चाहता हूं? अगर मेरे पास दो अम्ब्रेलाज हैं, एक है 200 का, एक है 300 का, सो विच वन आई वुड परचेज? अब यहाँ पे मेरी विश भी है, एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है। तो अगर मैं वो अम्ब्रेला उस प्राइस पे खरीदना चाहता हूं तो वो मेरी डिमांड हो गई। और
टाइम को भी मुझे ध्यान में रखना होता है। टाइम को कैसे? तो अगर वो बरसात का सीजन नहीं है, गर्मी का सीजन नहीं है, सो व्हाई वुड आई परचेज द अम्ब्रेला, और अगर फिर भी मैं अम्ब्रेला को खरीदना चाहता हूं तो वो मेरी क्या हो गई? डिमांड हो गई। तो स्टूडेंट आपको हमेशा डिमांड को कंसीडर करते टाइम ये दो फैक्टर जरूर ध्यान में रखने चाहिए कि प्राइस क्या कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी है और डिमांड का टाइमिंग क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए फटाफट से हम अब चलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, दैट मींस व्हिच अफेक्ट द डिमांड। क्या चीजें हैं ऐसी जो आपको किसी भी चीज को परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए मजबूर करती हैं, या व्हाट आर द फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज 5 आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। ये 5 चीजें तय करती है कि आप किसी भी चीज की कितनी क्वांटिटी का डिमांड करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं फटाफट से ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एंड स्टूडेंट, मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन स्ट्रेट अवे, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिमांड, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिमांड। ऑब्वियसली स्टूडेंट, प्राइस इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंग व्हिच इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, यानी कि प्राइस जितना ज्यादा होगा आप उस चीज के डिमांड को उस तरीके से डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे ये कहना ठीक नहीं होगा कि सर अगर प्राइस ज्यादा होगा तब तो हम कम खरीदेंगे और अगर प्राइस कम होगा तब तो हम ज्यादा खरीदेंगे। ऐसा हर बार भी जरूरी नहीं होता, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्यों। सो स्टूडेंट, यस, प्राइस इज दैट डिटर्मिनेंट व्हिच अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज द रिलेटेड गुड। ओके, व्हाट आर द रिलेटेड गुड? अब किसी भी चीज से रिलेटेड गुड दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है पॉजिटिवली रिलेटेड, एक तो हो सकता है नेगेटिवली रिलेटेड। यानी कि अगर वो सब्स्टिट्यूट है किसी भी चीज का, सब्स्टिट्यूट किसको समझा जाता है? जैसे पेप्सी और कोक। ओके, ये एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट है। चाय है और कॉफी है, ये एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट है। तो अगर किसी भी सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है, ओके स्टूडेंट, यहां पे बहुत ध्यान देना, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि कोक का प्राइस बढ़ गया तो जो पेप्सी की डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो द डिमांड फॉर पेप्सी विल आल्सो इंक्रीज, व्हिच इंडिकेट्स हियर, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, the relation between substitute goods is a positive relation. How positive sir? क्योंकि अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ रही है। That is why there is a positive relation between the demand and price of those सब्स्टिट्यूट गुड्स। बट वहीं अगर आप देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कंडीशन में, जैसे अगर किसी ने कार खरीदी तो पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा। ओके, अगर आप चाय ले रहे हैं तो जो चाय का पाउडर है जिसको आप चाय पत्ती बोलते हैं वो भी लेना पड़ेगा। सो दीज आर व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दो में से किसी भी एक का प्राइस ऊपर गया तो दूसरे की डिमांड नीचे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्स का, ओके स्टूडेंट, अगर कार्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, उसके ऊपर जीएसटी बढ़ गई, उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया, तो आप मुझे बताओ कि पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ऑब्वियसली सर कम हो जाएगी। सो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक के बिना दूसरा चल ही नहीं सकता। अगर बोर्ड, व्हाइट बोर्ड्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, तो क्या मार्कर की डिमांड होगी? नहीं होगी सर, मार्कर की डिमांड तो नीचे ही जाएगी। सो द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज इनवर्स। तो स्टूडेंट, ये एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में जो रिलेशन होता है डिमांड और प्राइस का, वो कैसा होता है? तो आपको बोलना है पॉजिटिव। नाम से तो ये सब्स्टिट्यूट दिख रहे हैं पर इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि सर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड बढ़ता है, और यहाँ पे एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड कम होता है, इसीलिए ये इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन होता है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगली चीज जो डिसाइड करती है आपके डिमांड को, इट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऑब्वियसली अगर मेरी इनकम कम होगी तो मैं नॉर्मल ही चीजें खाऊंगा, पर अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी, मैं और ज्यादा चीजें परचेज करना चाहूंगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। पहले मेरी इनकम कम थी, ओके, जब मेरी इनकम बढ़ी तो मेरा डिमांड भी बढ़ गया, और अब क्या हुआ कि मेरी टेस्ट ही चेंज हो गई। पहले मुझे चाय पीना पसंद था पर अब मुझे चाय पीना पसंद ही नहीं है, तो चाय की डिमांड मेरे लिए क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो अब क्या है? तो सर अब मैं कॉफी पीना पसंद करता हूँ, तो मेरे लिए जो कॉफी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब उसके लिए मैं प्राइस पे करने को रेडी हूँ। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आने की वजह से भी डिमांड में चेंज होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द फ्यूचर
एक्सपेक्टेशंस, अगर हमारा कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कल रात से गवर्नमेंट किसी भी तरीके के किसी भी रीजन की वजह से हड़ताल करने वाली है, शॉप्स बंद रहेंगी या कुछ भी होगी, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो आपकी मम्मी पापा करेंगे? जाके बाहर से फटाफट से राशन लाके जमा कर लेंगे, भले से राशन हो तो। ओके, कोविड के टाइम पे तो यही हुआ था ना स्टूडेंट। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आल्सो समटाइम्स कॉजेज द राइज, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी कभी कभी प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लो अगर आप चीनी खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है, शक्कर खरीदने जा रहे हो और आपको ऐसा मार्केट में सुनने मिल रहा है कि ये कल से चीनी का प्राइस बहुत ज्यादा कम होने वाला है, तो ऑब्वियसली अगर आपको बल्क क्वांटिटी में खरीदना है तो आप आज खरीदोगे या कल का वेट कर लोगे? तो कल का वेट कर लेंगे सर, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग द फ्यूचर। ओके, सो स्टूडेंट दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट चलते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है आपका लॉ ऑफ डिमांड, उसके अजम्पशन, एक्सेप्शन और उसका शेड्यूल और कर्व भी देखेंगे हम। So my lovely students, this is most important topic of this chapter, demand, law of demand। तो law of demand में अक्सर बच्चों को यही लगता है कि सर अगर हमने ये लिख दिया when there is a increase in the price, there is a fall in the demand, when there is a decrease in the price, there is an increase in the demand for certain good, it is the law of demand? No students, it is incomplete law of demand। So now today I am going to tell you what are the most important words that those text you have to write। okay, so सबसे पहली चीज ये आ जाती है जो आपको लिखनी ही होती है, ceteris paribus। ceteris paribus का मतलब होता है स्टूडेंट other things remaining constant, यानी कि ceteris paribus वर्ड आपको लिखना कंपलसरी होता है कि हमारा जो कंज्यूमर है उसकी इनकम कांस्टेंट है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल मार्केट में नहीं है, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड क्या करेगा, काम करेगा। सो स्टूडेंट, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? सो योर आंसर शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड ceteris paribus। दैट मींस सर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी decreases, and when price for that particular commodity decreases, the demand for that particular commodity increases। so I hope student आपको ये law of demand अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सर जब हम मार्केट में जाते हैं और ceteris paribus होना चाहिए, आपके पास इनकम भी कांस्टेंट होनी चाहिए, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी अब आप चेंज नहीं कर सकते, कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स भी अवेलेबल नहीं है कि सर चलो ऐसा है कि चाय बहुत ज्यादा महंगी लग रही है तो कॉफी पी लिया, नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ceteris paribus word is most important। so when your price rises, demand decreases, and when your price goes down, demand goes up। this is your law of demand। तो स्टूडेंट अब आप मुझे बताओ कि हमने तो ये चीज पढ़ी है कि सर अगर किसी भी चीज का प्राइस हम यहां लिख देते हैं और हमने यहां पे लिख दिया क्वांटिटी डिमांडेड, तो सर अगर प्राइस किसी भी चीज की हम देखते हैं 5 रुपीज होगी, ओके, तो हम एक ही क्वांटिटी खरीदेंगे। बट अगर हमारा सेलर प्राइस को नीचे ले आता है, 4 रुपए कर देता है, तब तो सर हम 2 खरीद लेंगे। अगर वो कितना कर देगा, 3 कर देगा, तब तो सर हम क्या कर देंगे, 3 खरीद लेंगे। अगर वो 2 कर देगा तो हम क्या कर देंगे सर, यहाँ पे देखिए 5 से 1 हो गया, 4 से आपने और क्वांटिटी बढ़ाया, 3 किया तो आपने भी एक क्वांटिटी बढ़ाया, इसने और एक कम किया तो आपने और एक क्वांटिटी बढ़ा दी। और जब प्राइस 1 रुपए पे आ जाएगा स्टूडेंट, तो आप बताइए आप क्या 5 क्वांटिटी नहीं खरीदने को रेडी हो जाएंगे? यस, व्हाई सर? बिकॉज वी हैव लिमिटेड इनकम, आपके पास 5 ही रुपया है। तो हम क्या करेंगे सर, जब प्राइस ज्यादा थी तब हमने कम खरीदा, और जैसे जैसे प्राइस कम होती गई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिक्रीज होती गई, आपकी जो क्वांटिटी परचेज है वो क्या होती गई, बढ़ती गई। सो आई होप स्टूडेंट आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया। दिस इज द शेड्यूल, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट, ये आपका शेड्यूल हो गया। अब इसी की हेल्प से आप मुझे बताइए, क्या आप एक छोटा सा ग्राफ नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते सर? डेफिनेटली बना सकते हैं हम। यहाँ पे O0 ले लेंगे और x एक्सिस ले लेंगे, यहाँ पे हम 2 3 4 5 क्या दिखा देंगे सर, यहाँ पे हम दिखा देंगे क्वांटिटी, और यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे सर, प्राइस दिखा देंगे। 1 2 3 4 5 हो गया। यानी कि सर यहाँ पे हमने दिखा दिया कि कितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी, और यहाँ पे हमने दिखा दिया कि कितने रुपए के प्राइस पे हमने परचेज किया। तो आप मुझे बताओ मेरे स्टूडेंट्स, अगर आपको एक क्वांटिटी मिल रही थी, एक क्वांटिटी थी, यहाँ पे देखिए
एक क्वांटिटी कितने प्राइस पे लिया आपने? 5 रुपए पे लिया सर। तो जब आपको दूसरी क्वांटिटी खरीदनी है तो आप प्राइस को क्या आने का वेट करोगे? नीचे आने का वेट करेंगे सर। तीसरी खरीदनी है तो क्या करेंगे सर? और नीचे आने का वेट करेंगे। चौथी खरीदनी है तो क्या करेंगे सर? हम और नीचे आने का वेट करेंगे। और पांचवी खरीदनी है तो हम क्या करेंगे सर? और ज्यादा नीचे आने का वेट करेंगे। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि जो ये प्राइस है वो क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। So students, as you can see, when the price going up, the quantity demanded is being low and low। और जैसे जैसे आपको, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं, एक बार और से मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब प्राइस 5 रुपए है तो एक क्वांटिटी खरीदा, देखिए क्वांटिटी 1 प्राइस 5, यहाँ पे हमने ये डॉट ले लिया। फिर जब 2 क्वांटिटी लेनी है तो हम 4 रुपए आने का वेट करेंगे, 3 लेना है तो 3 रुपए आने का वेट करेंगे। ओके, 4 क्वांटिटी लेनी है तो और नीचे, यानी कि प्राइस अगर आपका नीचे जाएगा तो क्वांटिटी कहाँ शिफ्ट होगी? इस तरफ शिफ्ट होगी। और अगर ये यहां शिफ्ट होगा तो ये इस तरफ शिफ्ट होगा, वो भी हम अभी देखेंगे। सो आई होप आपको ये लॉ ऑफ डिमांड मैंने बहुत इजी तरीके से बता दिया। अब हम फटाफट से इसके असम्पशन और एक्सेप्शंस को कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द assumptions एंड exceptions टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब हम अज्यूम करते हैं ये सारी चीजों को कि, और देखते हैं कि किस वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, किस वजह से वो अप्लाई होता है, किस वजह से एप्लीकेबल होता है। सो लॉ ऑफ डीएमयू इसके पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज जाके फटाफट से लॉ ऑफ डीएमयू की वीडियो देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको ये बोलता है कि सर हम जब एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो हमारी वांट सेटिस्फाई होती है और हम फिर इमीडिएटली क्या करते हैं? दूसरी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। सो लॉ ऑफ डीएमयू आपको ये बताता है कि एक के बाद एक आप क्या कर रहे हैं? डिफरेंट कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं। दिस इज योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसकी वजह से आप और गुड्स परचेज करते हैं। नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सर? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि मार्केट में अगर आपको चाय पीनी है तो चाय का और भी कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तभी आप क्या करेंगे? और ज्यादा चाय को परचेज करेंगे। और अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे? उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड का जो सब्स्टिट्यूशन वाला इफेक्ट है वो लगाएंगे। अब हम चाय नहीं परचेज करके क्या करेंगे? कॉफी का प्राइस कंपेयर करेंगे। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक उसमें फैक्टर होता है, उसको भी ध्यान में रखना कि अगर आपको कॉफी नहीं पसंद है तो आप क्या करेंगे? भले से वो सस्ती हो तो। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। हमारा जो कंज्यूमर है उसकी इनकम के वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है। यानी कि अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ा, इनकम घटी तो डिमांड घटा। यूजेस ऑफ द कमोडिटी, ऐसे गुड्स जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, जैसे कि मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी। मिल्क से हम क्या करते हैं? दूध पीने के लिए भी यूज करते हैं, चीज बनता है, बटर बनता है, और उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसे गुड्स को यूजुअली जब प्राइस थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो भी लोग क्या करते हैं? परचेज करते हैं। बट बढ़े हुए प्राइस के बाद उससे पनीर और बाकी की सारी चीजें नहीं बनाते। पर वहीं जब उसका प्राइस नीचे चला जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। किस वजह से बढ़ जाती है? क्योंकि उससे पनीर भी बन सकता है, चीज भी बन सकता है, और बहुत सी चीजें बन सकती हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारे असम्पशन समझ में आ गए होंगे। Because of law of diminishing marginal utility, you purchase more। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से हम क्या करते हैं? एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी, दूसरी से तीसरी कमोडिटी को भी शिफ्ट कर सकते हैं। इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारी डिमांड बढ़ती है, इनकम घटने के साथ साथ डिमांड घटती है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ द कमोडिटी। जितना ज्यादा यूजेस उतना ज्यादा डिमांड। अब हम चलते हैं स्टूडेंट इसके एक्सेप्शंस की तरफ। एक्सेप्शंस में जो सबसे पहली चीज हमको यहाँ पे दिख रही है, दैट इज गिवन गुड्स। अब इसका नाम गिवन गुड्स क्या है, क्यों है, और इसका मीनिंग क्या होता है? स्टूडेंट, इसको बहुत ध्यान से समझना। यूजुअली गिवन गुड्स का मतलब हमारे बच्चों को लगता है कि सर दीज आर लो क्वालिटी गुड्स, बट स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। गिवन गुड्स इसका नाम पढ़ने के पीछे रीजन ये है कि सर रॉबर्ट गिफन, किसने? सर रॉबर्ट गिफन करके एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक रिसर्च करी एक बार। क्या रिसर्च करी कि अगर सपोज कीजिए, एग्जांपल मैं देता हूं आपको, कोई गरीब फैमिली है। ओके, अब गरीब फैमिली के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो वो दाल चावल खाए या तो वो रोटी खाए। ओके, सो ऐसी कंडीशन में सर रॉबर्ट गिफन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब चावल का प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो क्या लोगों ने उसको खरीदना बंद कर दिया? नहीं सर, खरीदना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, उनके पास दूसरा कुछ और खाने का ऑप्शन नहीं है। सो दैट इज व्हाई दे केप्ट ऑन परचेजिंग मोर एंड मोर राइस
और उन्होंने क्या कर दिया सर, रोटी की डिमांड कम कर दी। क्यों? क्योंकि सर उनके पास पैसे बचे ही नहीं, और जब राइस का प्राइस बढ़ने लगा तो उनको राइस तो कंज्यूम करना ही था। सो गिवन गुड्स आर दोज लो क्वालिटी गुड्स which instead of increasing the price demand increases। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि given goods वो goods होते हैं जो थोड़े से लो क्वालिटी के तो होते हैं, लेकिन जब प्राइस नीचे जाता है तो भी हमारे गरीब पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो उसको उसी क्वांटिटी में खरीदते रहता है, बल्कि वो क्या कर देगा, दाल की क्वांटिटी कम कर देगा, रोटी के लिए गेहूं की क्वालिटी, व्हीट की क्वांटिटी कम कर देगा, लेकिन चावल तो वो खरीदेगा ही, वरना वो क्या खा के पेट भरेगा। सो स्टूडेंट, गिवन गुड्स इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, व्हिच मींस when price increases demand also shoots up, increases। fear of shortage, हमको डर है कि आज रात से गवर्नमेंट हड़ताल करने वाली है मार्केट की, तो मार्केट में हड़ताल होने वाली है, ये सभी सेलर्स ने भी सुन लिया और हमने भी टीवी पे देख लिया, अब सब आ गए मार्केट में, तो क्या होगा, मार्केट में फियर ऑफ शॉर्टेज आ गई, जिसकी वजह से चीजों के प्राइस फटाफट से सेलर्स बढ़ाने लगे, और फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खरीद के घर पे रख रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रेस्टिजियस गुड्स, ऑब्वियसली किसी किसी चीज को हम शो ऑफ के लिए खरीद लेते हैं, दिखाने के लिए खरीद लेते हैं। सो ऐसी कंडीशन में प्राइस जितना ज्यादा होता है, लोग बोलते हैं अरे वाह कितना रिच है, तो ये क्या होती है, आपकी क्वांटिटी उतना ज्यादा बढ़ती है। कभी कभी इग्नोरेंस, हमको पता भी नहीं होता कि कॉफी जो है वो चाय से सस्ती हो गई, क्योंकि यूजुअली हमारे दिमाग में वो चीज बैठी हुई है कि कॉफी तो महंगी होती है। सो इग्नोरेंस, हमको नहीं पता होने की वजह से भी बहुत बार हम क्या कर देते हैं, चीजों को महंगी प्राइस पे खरीद के ले आते हैं। स्टूडेंट फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सारे असम्पशन और एक्सेप्शंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज मिस मत कीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मूवमेंट अलोंग इंक्रीज एंड डिक्रीज द डिमांड कर्व देखते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ने चल रहे हैं, और मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज इसमें जरा भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहली चीज इसमें हमको देखनी है, ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है। अब स्टूडेंट, ये मूवमेंट का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका डिमांड कर्व है, अब ये क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रही है। ओके, ये मेरे फिंगर्स में क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, और ये क्या हो गया, मेरे पाम में शिफ्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो शिफ्ट का मतलब होता है जब पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही आपका आगे या पीछे शिफ्ट हो जाए। पर मूवमेंट का मतलब होता है, ये सपोज कीजिए आपका डिमांड कर्व है, तो ये क्या हो रहा है, या तो ऐसे मूव होगा या तो ऐसे मूव होगा, यानी वो अपने प्लेस को नहीं छोड़ने वाला, बट वो खाली क्या हो जाएगा, या तो मूव होगा। ओके, पर यहां पे वो क्या होगा, यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि मूवमेंट क्यों होता है, मूवमेंट की वजह क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, मूवमेंट इज अफेक्टेड बाय प्राइस, यानी कि जब क्वांटिटी आपकी डिमांडेड प्राइस की वजह से अफेक्ट हो तो वो सिर्फ मूव करती है, यानी या तो वो थोड़ी सी ऐसे आगे को शिफ्ट हो जाएगी, थोड़ी सी आगे मूव हो जाएगी या पीछे मूव हो जाएगी। यानी कि कैसे सर, सपोज कीजिए कि यहां पे हम लेते हैं 3 क्वांटिटी हमने डिमांड करी, कितने पे, 3 के प्राइस पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल, क्या हो जाएगा सर, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। ओके, पर अब हम देखते हैं कि प्राइस का फैक्टर कैसे एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन करता है। एक्सपांशन का मतलब होता है बढ़ना, आगे शिफ्ट होना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पीछे शिफ्ट होना, शिफ्टिंग बैक, यानी कि पीछे की तरफ चलना। शिफ्ट से प्लीज इसको कंफ्यूज नहीं करना, एक्सपांशन का मतलब होता है इस तरफ को शिफ्ट होना। अब हम देखते हैं कि जब हमारा प्राइस क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगी, हमारी प्राइस क्या हो गई, 3 से कहां आ गई, 2 रुपए पे आ गई। सो व्हेन प्राइस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 to 2, सो एज यू कैन सी हियर यू कैन सी, देखिए यहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या, ये देखिए सेम, यहां पे आपको हम मान लेते हैं पॉइंट ए था, अब आपकी जो डिमांड है वो कहां शिफ्ट हो गई है, बी पे, यानी कि सर जब हमारी प्राइस नीचे आई, सो आर डिमांड इज moved from A to B, which is an expansion in the demand curve. This is a what? Expansion in the demand curve. अब हम देखते हैं expansion के बाद contraction. Contraction का मतलब होता है संकुचित होना, कम होना। अभी कम कैसे होगी, तो सर जब 3 रुपया प्राइस थी तो हमने उस पर यहां डिमांड करी, जब 2 रुपये आई प्राइस कम हो गया तो हमने उस पर यहां डिमांड की, और डिमांड हमारा जो है वो एक्सपांड हो गया, और अब जो हमारी प्राइस 3 से चली गई सपोज कीजिए 4 पे, ओके, या 5 पे, तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या कर लेंगे सर, यहां पे ये हो गई, तो यानी कि हमारा जो डिमांड है वो क्या हो गया,
कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसमें ये और कम हो गया। क्यों? क्योंकि सर जो हमारी प्राइस थी वो 3 से क्या हो गई, 5 रुपए पे आ गई। सो स्टूडेंट, आपको ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना है कि जब भी प्राइस नीचे आएगी तो सर डिमांड तो आगे जाएगी, ओके, और जब प्राइस हमारी बढ़ जाएगी तो हमारा जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ए से हम क्या आ गए, बी पे आ गए। कब आ गए सर? जब हमारी जो प्राइस थी वो हमारी क्या हो गई, सॉरी यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिख दिया है, इस वजह से शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है। तो स्टूडेंट देखिए, जब 3 रुपए की प्राइस थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 3 थी, वहीं जब प्राइस कम होके 2 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड एक्सपांड हो गई। एक्सपांड बोलना, इंक्रीज नहीं बोलना, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज शिफ्ट होता है। यहाँ पे ये एक्सपांड हुआ और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आई होप स्टूडेंट प्राइस की वजह से आने वाला ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक नॉर्मल आइडियल कंडीशन आप ले लीजिए ये वाली, ओके। तो ये हो गया आपका डिमांड कर्व, ओके। अब हम देखते हैं कि शिफ्ट किस वजह से होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मूवमेंट है वो प्राइस की वजह से होती है। इसको आप एमपी से याद रख सकते हैं, ओके। मूवमेंट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द प्राइस। और इसको किसकी वजह से होता है? ये अदर फैक्टर के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है सर? ये हमेशा अदर फैक्टर के, यानी कि प्राइस तो सेम रहेगी, लेकिन कभी अगर आपके घर पे मेहमान आ गए तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपके कुछ घर के लोग गांव चले गए, कहीं चले गए, नहीं है वो, तो आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गई तो कम या ज्यादा हो जाएगी। यानी कि प्राइस इसमें मायने नहीं रखता, इसमें अदर फैक्टर्स आपके डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि सर हमारा प्राइस तो क्या है, हमारा प्राइस तो सर 3 रुपया ही है और क्वांटिटी डिमांडेड 3 है। अब प्राइस 3 ही होने के बाद भी हमारे घर पे मेहमान आ गए। मेहमान आ गए तो क्या होगा सर? अब हम और ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे। अब ये जो डिमांड कर्व है ये सिर्फ ऊपर नीचे मूव नहीं होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। स्टूडेंट आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो ये इंक्रीज जो था, प्राइस भी सेम थी पर आपने क्वांटिटी और ज्यादा लिया। यहाँ पे यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि सर प्राइस सेम है फिर भी हम ज्यादा खरीद रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, बिकॉज हमारे घर पे कौन आ गया सर? गेस्ट आ गए। अब प्राइस 3 रुपया ही है, लेकिन अब आपके वो गेस्ट चले गए, गेस्ट चले गए और कोई समझ लीजिए और भी चला गया उनके साथ, तो आप क्या करेंगे? अब 3 रुपए की ही क्वांटिटी पे आपने 2 रुपए का परचेज किया, यानी कि ये हो गई आपकी डिक्रीज, ओके। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा होगा, आवाज आपको क्लियर हो रही होगी। सो दिस इज एन इंक्रीज। In the case of increase in demand, the demand curve shift rightward. In case of decrease in demand, the demand curve shift leftward, and it is because of other factor. And what is expansion and contraction? In the case of expansion, the demand curves slope rises, slope बढ़ जाती है, इसकी slope उसकी expand हो जाती है, और contraction में उसकी slope जो है वो ऊपर की तरफ यानी upward shift हो जाती है। So I hope student ये price की वजह से movement MP से आपने याद कर लिया, और इसको आप other factor को आप OS से याद कर सकते हो। So this was the demand चैप्टर स्टूडेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए उस चीज को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए और प्लीज जिसे भी इसकी जरूरत है उसको भेजिए। वीडियो को ऑब्वियसली लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। ऑलमोस्ट एवरी डे आई विल ट्राई टू अपलोड वन न्यू कॉन्सेप्चुअल बेस्ड शॉर्ट ऑन दिस चैनल, एंड ऑन एवरी वेडनेसडे एंड ऑन एवरी संडे आई विल ट्राई टू गिव यू समथिंग न्यू, जो कि थोड़ा सा हार्ड भी हो, बच्चों को कंफ्यूजन भी हो रहा हो, और जो भी मेरे बच्चे डिमांड करेंगे उसके बारे में पूरे वीक में 2 वीडियोस तो मैं लेके आऊंगा ही, पक्का से पक्का। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट फॉर दैट। सो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शॉर्ट्स तो ऑलमोस्ट डेली आएगी किसी ना किसी नए कॉन्सेप्ट पे। अब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बेस्ड हो सकती है, अब वो आपकी एकेडमिक एग्जाम्स भी बेस्ड हो सकती है, और वेडनेसडे और संडे को शाम को जरूर एक नया कॉन्सेप्ट लेके मैं आपके लिए आते रहूंगा। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें।